आज से कुछ साल पहले मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम करता था और उस कंपनी का नाम है बेन एंड कंपनी, जहां मैं एक एनालिस्ट था। जिनको नहीं पता, बेन एंड कंपनी बिग 3 में आती हैं, MBBs, मैकिंजी और BCG के साथ। तो वहां मेरा काम क्या था? कंसल्टेंट्स को सपोर्ट करना। और ये कंसल्टेंट यूजुअली कौन होते थे? आप सोचो, इनका लाइफ ऐसा होता था कि सुबह उठो, सूट पहनो, फ्लाइट पकड़ो, CEOs को जाके मिलो, उन्हें एडवाइस दो कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस सब के लिए इन फर्म्स को करोड़ों की फीस मिलती थी। और इनका प्रोडक्ट इन दी एंड क्या होता था? PowerPoint की स्लाइड्स। अब इसी बात को उठा करके जम के इंटरनेट पे मजाक बनाया गया है कि भाई साहब, कंसल्टेंट्स तो स्कैम होते हैं, ये आपसे आपकी घड़ी लेकर के आपको समय बता देते हैं, इसके पैसे ले लेते हैं। वेल, आप जरा सोचो, ये लोग बस कॉर्पोरेट जार्गन बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं, स्कैमर होते हैं, तो क्या सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, मुकेश अंबानी या फिर टाटा ग्रुप, क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? ये लोग दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं और ये लोग हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं इन यूजलेस स्लाइड्स के लिए। आंसर इज नो, क्योंकि वो स्लाइड्स यूजलेस नहीं होती। आज हम इस इंडस्ट्री को पूरी तरह समझेंगे कि एग्जिस्ट क्यों करती है, यहाँ पे क्या चीज़ कैसे होती है, और जब भी किसी कंपनी का लाइफ एंड डेथ का क्राइसिस आता है तो सबसे पहला कॉल इन्हीं को क्यों मिलाते हैं। आज हम कंसल्टिंग की दुनिया का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो इनसाइडर ट्रूथ क्या है जो बाहर नहीं आता। ऐसा क्या है कि इनको इतना पैसा दिया जाता है, क्यों कभी कभी ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अनएथिकल हो जाती है, और क्या AI इन लोगों को एलिमिनेट कर देगी या फिर इनको और ज़्यादा डेंजरस बना देगी। आज हम ये सब कुछ डिकोड करेंगे जैसे आज तक कभी किसी ने नहीं किया। वेलकम टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा, यानी मैं। तो दोस्तों, शुरुआत ही करते हैं बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। लोग सोचते हैं कि कंपनीज कंसल्टेंट को आइडिया के लिए हायर करती हैं, बताओ हम प्रॉफिट कैसे करें या फिर अपना लॉस कैसे कम करें। सब गलत है, सब गलत है। कंपनीज कंसल्टेंट को हायर करती हैं 3 स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। नंबर 1, भैया उनको आर्मी चाहिए जो रेंटल पे चाहिए। आप समझो इसको, इमेजिन करो आप एक बड़ी कंपनी की CEO, कल सुबह एक न्यूज़ आती है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में खुद को बेचना चाहता है। अब उसके लिए आपको 3 हफ्ते का समय है सब कुछ डिसाइड करने के लिए। आप कैसे करोगे? आपकी इंटरनल टीम तो बिजनेस को चलाने में बिजी है, उनके पास डे जॉब है जो कि उनको पूरा केयर करना है उसका, और आप रातों रात 2 दिन के अंदर 50 एक्सपर्ट्स को तो नहीं ले आओगे। तो आप करोगे क्या? आप बेन या मैकिंजी को फोन करोगे और बोलोगे 24 घंटे के अंदर मैं 50 स्मार्टेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड लाके यहाँ पे दे दूँ। वो 18 घंटे दिन का काम करेंगे, डेटा से खेलेंगे, सब कुछ देख पढ़ के आपको बोलेंगे कि भैया एक्वायर कर लो, नहीं करो, इस रेट पे करो, मत करो। दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। आप एडवाइस के पैसे नहीं दे रहे हो, आप स्पीड के पैसे दे रहे हो। ये कॉर्पोरेट स्पेशल फोर्सेज होते हैं, इनका काम खत्म, पेमेंट दिया और गायब। दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। और जो दूसरा फैक्टर है वो है बॉस कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ में पॉलिटिक्स भी तो कितनी होती है। अगर सेल्स हेड बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट ही खराब है जी, मैं कैसे बेचूं, तो प्रोडक्ट हेड बुरा मान जाएगा। CEO के आसपास तो वैसे भी सारे यस मैन होते हैं यूजुअली, जो सच नहीं बोलते। अब कंसल्टेंट को ये सारी टेंशन नहीं है, उसका प्रमोशन यहाँ पे नहीं अटका हुआ है, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो खुला आकर के CEO के मुँह पर बोल सकता है, सर आपका प्रोडक्ट ही खराब है, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा, उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी, आप क्यों नहीं कर रहे हो। और कंपनीज करोड़ों जो पे करती है ना, वो इस अनबायस्ड ट्रुथ के लिए होती है, इस अनबायस्ड ट्रुथ को सुनने के लिए होती है। और जो तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नॉलेज आर्बिट्राज। अब सोचो एक चीज़, एक 25 साल का लड़का CEO को क्या सिखाएगा? वो लड़का नहीं सिखा रहा, वो फर्म सिखा रही है। जब मैं बेन में था, अगर मुझे किसी FMCG कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं अकेला नहीं था वहाँ पे। मेरे पास डेटाबेस था और 500 ऐसी कंपनीज का जो कि दुनिया भर में काम करती है, जिनके लिए बेन ने कभी कुछ ना कुछ किया है। मुझे पता था जापान में किसी ने क्या किया था, जर्मनी में किसी ने क्या किया था। इसे कहते हैं नॉलेज आर्बिट्राज। एक सिंगल कंपनी के पास इतनी सारी नॉलेज है, अलग अलग कंपनीज ने कब किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और क्या करने से नई प्रॉब्लम पैदा हो गई। और एक कंसल्टिंग फर्म को ये सब कुछ पता होता है, वो इसको उठा करके आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बेचती है और इसके लिए उन्हें करोड़ों मिलते हैं। तो अब मैं आपको जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बाहर से ना कंसल्टिंग सबको बहुत ग्लैमरस लगता है कि बिजनेस क्लास फ्लाइट्स होती हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना होता है, पूल साइड बैठ के आप लैपटॉप लेके काम करते हो। पर सच्चाई पता है क्या है? अंदर से एक ग्राइंड है। एक एनालिस्ट की लाइफ ही समझ लो। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, क्लाइंट मीटिंग्स करो, डेटा कलेक्शन करो, रात को 8 बजे तक क्लाइंट चला जाएगा, उसके बाद असली काम शुरू होता है। एक्सेल मॉडलिंग होती है, 2 बजे तक आपको स्लाइड्स भी बनानी और भेजनी, और सुबह 8 बजे से वापस यही क्लॉक वापस चालू। लेकिन ये जो पूरा ग्राइंड वर्क है ना, इससे एक स्किल बनता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। कंसल्टेंट्स प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखते हैं। देखो, हम यूज़ करते हैं एक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मीसी। मीसी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल के बाद बताता हूँ। अगर प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट गिर रहा है तो हम गैस नहीं करेंगे, हम ट्री बनाएंगे। हर चीज़ में ट्री बनाएंगे। कैसे? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू डाउन हुआ है या फिर कॉस्ट ऊपर गया है? अगर रेवेन्यू डाउन हुआ है तो प्राइस कम हुआ था इसलिए हुआ या फिर वॉल्यूम कम हुआ इसलिए हुआ?
अगर वॉल्यूम कम हुआ तो मार्केट शेयर गिरा है या फिर मार्केट ही छोटा हो गया है। यू कीप ऑन ड्रिलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन जब तक आपको रूट कॉज ना मिले या फिर मल्टीपल रूट कॉजेज ना मिल जाए। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड ये स्किल कोई फ्रॉड नहीं है, ये स्किल साइंटिफिक मेथड है बिजनेस के लिए। इसलिए एक एक्स कंसल्टेंट को अक्सर कंपनीज उठा करके सीईओ भी बनाती है, बहुत जगह आपने देखा होगा, बिकॉज उनको केओस में काम करना आता है, उसको डाइसेक्ट करके मेसी अप्रोच से रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना आता है। वो रात दिन वो करते आए कितने कितने सालों से, इसके लिए उसको सीईओ का दर्जा मिल जाता है। लेकिन भाई अभी तक आपने ओपिनियन बना ली होगी तो खाली तारीफ करने आया है। तो देखो, मैं सिक्के का दूसरा पहलू भी बताने वाला हूं जो कि काफ़ी डार्क है। कंसल्टिंग पावरफुल है और स्पाइडरमैन का रूल है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर रियल लाइफ में पता है क्या होता है, कभी कभी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी हो जाती है, लालच बड़ा बन जाता है और उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है। कैसी प्रॉब्लम्स, आपको कहावत से बताता हूँ। अगर आपके पास कोई हथौड़ी है तो आपको हर जगह कीली नजर आती है कि मैं कहाँ ठोक दूँ। एंड ऐसा ही कुछ है, कंसल्टेंट्स को बिजनेस मिलता है चेंज लाने के लिए। कभी कभी जब कंपनी सब ठीक चल रही है तो कंसल्टेंट्स रीऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट कर देते हैं कि कुछ तो हिलाएं ताकि उनका बिलिंग मीटर चलता रहे। दे क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जस्ट टू सेल द सोल्यूशन। एंड ये एक एग्जाम्पल है। बट इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, एथिकल ब्लाइंड स्पॉट जिसको कहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओपियोइड क्राइसिस। ये सबसे बड़ा दाग है पूरी की पूरी मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मैकिंसी ने पर्डू फार्मा नाम से कंपनी है जिसके लिए काम किया था यूएस में, और उनका एक प्रोडक्ट था ऑक्सीकॉन्टिन जो कि एक पेन किलर है। मैकिंसी का गोल था इसकी सेल्स कैसे भी बढ़ाओ। तो उन्होंने अपनी स्लाइड्स में पूरा फॉर्मूला पता है क्या दिया कि अब जो दवाइयाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके रिबेट्स बढ़ा दो, यानी उनको इंसेंटिव देना शुरू कर दो कि वो कैसे भी ज़्यादा दवाइयाँ बेचे। अब रिजल्ट क्या था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ देखा, उन्होंने मोरालिटी यहाँ नहीं देखी। इस चक्कर में मैकिंसी को आगे चल के $600 मिलियन का फाइन देना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। पर देखो, एक और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। देखो, जो कंसल्टेंट्स यूजुअली होते हैं ना, दे हैव एक्सेस टू पीपल विद पावर एंड मनी। और ऐसे में क्या होता है, कभी कभी वो लोग करप्ट लोगों के साथ मिलकर के कुछ गलत कर देते, जैसे कि कुछ लोगों ने, ऐसे कंसल्टेंट्स ने साउथ अफ्रीका में किया, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पैसे ही निकाल लिए और पॉलिटिशियंस को देने की स्कीम पूरी बना ली। जब आप रिजल्ट्स के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि आप रूल्स को भूल जाओ, तब कंसल्टिंग डेंजरस बन जाती है। क्या कंसल्टेंट्स कोई विलन्स हैं? ऑब्वियसली नॉट। अब तक इतना समझ में आ जाने चाहिए कि वो तो टूल्स हैं। वो एक नाइफ की तरह है। एक सर्जन के हाथ में नाइफ किसी की जान बचा सकता है और मर्डरर के हाथ में नाइफ जान ले भी सकता है। तो कंसल्टेंट्स आर द टूल्स ऑफ कैपिटल। दे एम्पलीफाई द इंटेंट ऑफ द सीईओ। अगर कोई अच्छा इंटेंट वाला आदमी है, उसके इंटेंट का और वो 10 गुना काम करा सकते हैं, और बुरा इंटेंट वाला तो और 10 गुना बुरा काम भी हो सकता है। और यहीं पे दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल, जो कि अक्सर लोग बात करते हैं कि अब तो एआई आ गया, इनको प्रेजेंटेशन ही तो बनानी होती है, तो भाई साहब कौन ही इनको काम देगा, एआई से हो जाएगा। आफ्टर ऑल चैट जीपीटी वो काम 30 सेकंड में कर देता है जो करने में किसी को पहले 3 दिन लगते थे। मार्केट रिसर्च यूँ हो गई, समराइजिंग रिपोर्ट्स हो गई, राइटिंग स्टाइल वो भी हो गई। कंसल्टिंग इंडस्ट्री खत्म होने वाली है? सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कोई बोले तो उसको ही जवाब देना। देखो, कंसल्टेंट्स आर गोइंग टू बी मच मोर वैल्यूएबल, और ज़्यादा वैल्यू उनकी बढ़ेगी। समझाता हूँ क्यों। कंसल्टिंग में 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है ग्रंट वर्क, जो है डेटा क्लीनिंग, स्लाइड को फॉर्मेट करना, गूगल सर्च करना, यहाँ एआई आ जाएगा, नो डाउट। बट जो जजमेंट वर्क है, क्लाइंट का हाथ पकड़ना, पॉलिटिक्स समझना, एम्पैथी दिखाना और डिसीजंस लेना, वो कोई और नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, आज अगर कहीं पे एक पार्टनर और 5 एनालिस्ट लगे, वहाँ पे कल को एक पार्टनर और 2 एनालिस्ट या 1 एनालिस्ट होगा, और साथ में एक पूरा एआई का सूट होगा जिसको यूज़ करके फटाफट यूँ काम किया जाएगा। 10 लोगों का काम ये 2 लोग मिलकर कर देंगे। एफिशिएंसी बढ़ेगी, फीस शायद कम नहीं होगी, पर आउटपुट जो होगा ना वो 10 गुना होगा। ऑल्सो आप जरा एक बात सोचो, कोई भी सीईओ किसी एआई टूल के बेसिस पे, उसके सजेशन पे $10 बिलियन की डील साइन नहीं करेगा। उसको एक ह्यूमन चाहिए जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले कि भाई साहब मैंने सब कुछ चेक कर लिया, एआई का वर्क रिलायबल है, उसमें ये चीज़ें और हैं, सब कुछ फैक्टर करके आप साइन करो सर, ये वैल्यूएशन, ये डील, ये कंडीशन, सब कुछ सही है। आप उस अकाउंटेबिलिटी के लिए पैसे देते हो जो कि आप एआई पे नहीं रिलाई कर सकते, इसलिए वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इन दी एंड लेसन क्या हो कि जो एक्सेल मंकी है वो डेड हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक एडवाइजर है वो अलाइव रहेगा, वो किकिंग रहेगा। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या, हमने सारी बातें तो कर ली। अब बताओ, क्या कंसल्टेंट सही में फ्रॉड हैं, स्कैमर हैं? आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्या कंसल्टेंट्स भगवान है? बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लुब्रिकेंट है। ये वो ग्रीस है जो कैपिटलिज्म के इंजन को तेज चलने में मदद करते हैं। ये आइडियाज़ को क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, इनएफिशिएंसीज को किल करते हैं। हाँ, इनकी फीस महंगी है। हाँ, कभी कभी ये गलत एडवाइस देते हैं, और हाँ, स्कैंडल्स भी हुए हैं। लेकिन जब तक दुनिया में अनसर्टेनिटी है, जब तक सीईओज़ को डर लगता है अपने डिसीजंस लेने में, तब तक कंसल्टिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करेगी, और ये गारंटी है। मैं बेन छोड़ चुका हूँ,
बट जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग मैंने वहाँ से सीखी थी ना, वो आज तक मेरे काम आती है। इवन इन मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू, मैं जो भी कंटेंट कर रहा हूँ हर चीज़ में वो आता है काम। टेकिंग स्किल्स फ्रॉम देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस ब्रेकडाउन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सब्सक्राइब टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा। स्टे शार्प, स्टे क्यूरियस। जल्द मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन।